नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ जिस विषय पर बात करने के लिए मुझे भी बहुत हिम्मत जुटाने की आवश्यकता हुई। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, तब मुझे लगा कि भले ही मैं एक लड़की क्यों ना हूँ, पर मुझे इस विषय पर खुलकर बात करना चाहिए। दोस्तों, ये विषय एक ऐसा विषय है जिसे आज के दौर में समझने की अति आवश्यक है। मैं कुछ साल पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए आर्टिकल्स को पढ़ रही थी। उसमें दिया था कि पूरे विश्व में जो संपत्ति है उसका केवल 4% जो हकदार है वो महिलाएं हैं, बाकी सारी संपत्ति पुरुषों के नाम से है। हमारे पूर्वजों ने भी जो संपत्तियों का ट्रांसफ़र होता था वो पुरुषों के नाम होता था, महिलाओं के नाम नहीं होता था। मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, इक्वल राइट्स की बात करती हूँ, तो मैं सोचती थी महिलाओं के साथ में इतना अन्याय क्यों हो रहा है। पर जब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, इस विषय पे मैंने गंभीरता से सोचा कि आखिर पूर्वजों ने संपत्ति का राइट जो है महिलाओं के नाम क्यों नहीं किया, तो उसका मुझे कुछ हद तक उचित भी लगा। जो मैं एग्जाम्पल्स देखी, उन एग्जाम्पल्स से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और मैं ये कह सकती हूँ, यदि सही चीज़ का जो समापन है या सही वस्तु सही हाथ में जाए तो उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जब मैंने इतने सारे चीज़ें देखे हैं, जो पूर्वजों से मैंने बात की, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन सब से मैंने इस टॉपिक पे बात की, तो मुझे लगा कि कुछ हद तक वो बिल्कुल सही था कि क्यों नहीं महिलाओं को संपत्ति का हक दिया जाता है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि महिलाओं को संपत्ति का हक ना दिया जाए, पर मैं इस चीज़ को ज़रूर कह सकती हूँ कि सही हाथों में सही तरीके से ही संपत्ति दिया जाए। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिन एग्जाम्पल्स को मैंने देखा है। दोस्तों, कुछ साल पहले 2020 की बात है, कोरोना का टाइम था। क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट भी हूँ, तो मैंने 2-3 लोगों को सर्विसिंग दी जिसमें डेथ क्लेम दिलवाया। तो मैंने देखा एक लेडी के हस्बैंड ने पूरा डेथ क्लेम का जो नॉमिनी है उसकी वाइफ को बनाया था। जो दूसरे सर थे जिनका मैंने डेथ क्लेम दिलवाया, उन्होंने अपने डेथ क्लेम पर जो पैसा आने वाला है उसमें नॉमिनी का शेयर किया था अपनी वाइफ और अपनी मदर के नाम से। उस समय उनकी वाइफ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो मकान था उसमें भी उन्होंने नॉमिनी में जो वसीयत में दोनों का नाम डाला था कंबाइन। जितने उनके एफडी थे उनमें भी उन्होंने अपने शेयर्स को डिवाइड करके रखा हुआ था। वाइफ को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब मैं कुछ सालों के बाद देखी, जिनको डेथ क्लेम में, मकान के में, हर चीज़ में राइट उनकी वाइफ का था, उनकी वाइफ ने अपनी पूरी संपत्ति लेकर अपने मायके साइड में जाकर सेटल हो गई। उनकी मदर के पास में ना उनका पोता ना पोती रहा, ना बहू रही, सब चीज़ वो लेकर चली गई। जो दूसरे वाले सर थे उन्होंने ऐसा सिस्टम किया था जिस सिस्टम के कारण वो मकान उनकी वाइफ बेच नहीं सकती थी, क्योंकि माँ के नाम पे भी था। जो क्लेम मिला उसमें भी शेयर उनकी वाइफ माँ का था। तो ऐसे में थोड़ा सा करवाहट के साथ ही सही, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो उनकी माँ के साथ में ही रही। माँ के साथ में रहने के कारण उनके जो बच्चे हैं वो भी अपने दादा दादी के पास ही रहे, और उनका जो जनरेशन है, जो उनका आगे का जो पीढ़ी है, वो भी उन्होंने सुरक्षित किया। ऐसे ही एक केस में मैंने देखा, क्योंकि आजकल जो टैक्स सेविंग के कारण महिलाओं के नाम से यदि हम रजिस्ट्री करवाते हैं, कुछ टैक्स बच जाता है। तो एक सर ने अपनी जितनी भी सेविंग किया अपनी वाइफ के नाम किया, अपने मकान को अपनी वाइफ के नाम किया, सब कुछ उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से ले रहे थे। और कुछ सालों बाद उनकी और उनकी वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ कुछ टॉपिक पर लेकर, और उसके बाद वो दोनों सेपरेट हुए। जब सेपरेट हुए तो सर के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो मकान था वो उनकी वाइफ के नाम था, सेविंग उनकी वाइफ के नाम से था, गोल्ड पे उनकी वाइफ का नाम। तो सर के पास में जीवन के बीच पड़ाव में आने के बाद
कुछ भी उनके पास में नहीं रहा। ऐसे ही मैंने तीसरा एग्जाम्पल देखा। कुछ सालों की अफेयर के बाद पर्सन ने शादी की। शादी करते ही उसने मकान वगैरह सब कुछ लिया, इन्वेस्टमेंट किया, और 3 महीने बाद ही उसका म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हुआ। जब तलाक हुआ तो सारी संपत्ति 3 महीने की मैरिज में ही उनकी वाइफ लेकर चली गई, क्योंकि वो उसके नाम से था। मैंने एक फादर को देखा, वो अपनी डॉटर को बहुत प्यार करते थे। इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी डॉटर के नाम से किया। उन्होंने सोचा कि बुढ़ापे में वो सारे पैसे उन्हीं के होंगे, उनकी बेटी भी उन्हीं की है। लेकिन बेटी ने जो शादी किया, उसके हस्बैंड ने वो सारी संपत्ति को धीरे धीरे अपने नाम ले लिया। वो पिता से फाइट कर ली और वो पूरी संपत्ति उनकी चली गई। ये चारों जो केसेस आपने देखे, वो चारों केसेस में आखिर गलती किसकी थी? पहले जो केस था जिसमें सर ने अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में शेयर किया, उस समय वाइफ को ज़रूर बुरा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखा। अपने माँ को, जो बुढ़ापे का सहारा वो नहीं थे, उनके बच्चे, उनको उन्होंने सुरक्षित रखा। तब मुझे लगा कि आखिर हमारे पूर्वजों ने महिलाओं के नाम से संपत्ति क्यों नहीं दिया, महिलाओं को जो है संपत्ति पे राइट्स क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही घातक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं के नाम से संपत्ति ना करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सोच समझकर संपत्ति का जो है बंटवारा करें। वो कैसे करना है? तो सबसे पहला चीज़ जो है वो नीयत को देखना। नीयत कुछ हद तक तो ज़रूर देखना चाहिए, हालांकि नीयत भी एक समय के बाद बदल सकती है। तो इसके लिए क्या करें? आप कोई भी संपत्ति लें, उसमें नॉमिनी जो है इंडिपेंडेंट ना बनाएं। नॉमिनी को ऐसे बनाएं कि बाद में आपकी पत्नी जो है उस संपत्ति को लेकर अपने मायके में सेटल ना हो जाए। आप ऐसा बनाएं कि आपकी पत्नी अपने बच्चों के साथ जो है वो आपके ही घर, अब वो मतलब उसके ससुराल में ही रहे, ताकि आपका जो बच्चा है वो अपने दादा दादी चाचा चाची के प्यार को पाए, आपके जनरेशन को आगे बढ़ाए। क्योंकि बाद में जब माँ एक पत्नी के रूप में तो वो चली जाती हैं, लेकिन उनके बच्चों का जो भविष्य है, उनके बच्चों की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो वहीं पर ख़त्म कर देती हैं। उनका सामाजिक दायरा जो है वो महिला हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी संपत्ति में कंबाइंड रजिस्ट्री करवाएं। कंबाइंड रजिस्ट्री करवाने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, लेकिन यदि आप कंबाइंड रजिस्ट्री करवाते हैं तो इससे आप बेनिफिट में रहते हैं कि आपके मकान का जो आपने सपनों में बनाया है ड्रीम हाउस, वो उस मकान जो है वो किसी और के हाथ में ना जाए। बहुत बार, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास में एक उत्तर प्रदेश एक महिला क्लाइंट का कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि उसकी सारी संपत्ति पति की मृत्यु के बाद बेचकर वो मायके में आकर सेटल हो गई, और उसके 12 साल बाद, पति की मृत्यु के 12 साल बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। उसकी संपत्ति पे उसके भाई का जो है एक नज़रिया बना कि बोले, और जिसके कारण दोनों में डिस्प्यूट हुई, और इस तरह से वो बहुत ही मेंटल प्रेशर में, डिप्रेशन की शिकार हो गई है। तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, या आप पति पत्नी साथ ही हैं, तो आप थोड़े से रजिस्ट्री के चार्जेस बचाने के लिए आप पूरे मकान की रजिस्ट्री अपने वाइफ के नाम ना करवा कर अपने नाम करवाएं, या अपने बच्चों के साथ कंबाइन करवाएं। यदि आपके बच्चे बड़े हो चुके तो उनके साथ कंबाइन करवाएं, अपनी मदर के साथ आप कंबाइन करवा सकते हैं। मतलब ओवरऑल इंडिपेंडेंट राइट ना देकर आप कंबाइंड राइट में दे रहेंगे, तो ऐसे समय में आपकी अर्जित की हुई संपत्ति पर किसी और का राइट नहीं हो सकता है। जब आप नहीं रहते, आपकी पार्टनर थोड़ी बहुत मेंटल इमोशनली जो है वो उसमें रहती है, तो ऐसे समय में किसी और का सिंपैथी पाकर वो अपने संपत्ति का मिसयूज करती है। एक ऐसे ही मैंने केस देखा
मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड सर्किल में हैं, उनके फादर की डेथ के बाद उनकी जो संपत्ति है बेटियों में बांट दी गई। अपने ताऊ जी से फाइट किया, बेटियों में बांट दिया गया, और बेटियों में बांटने के बाद उनकी संपत्ति का पढ़ी लिखी महिलाओं ने दुरुपयोग किया है। ऐसे समय में जो भी संपत्ति आप अर्जित करें, उस संपत्ति में कंबाइंड रजिस्ट्री करें, कंबाइंड राइट्स दें। ऐसे में आपकी अर्जित की हुई संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहेगी। अपनी पत्नी को राइट्स तो दें, लेकिन वो राइट्स ऐसी राइट्स दें जिस राइट्स का सदुपयोग हो आपकी पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके माता पिता के लिए, इन सब के लिए उसका सही सदुपयोग हो सके। तो अपने पूर्वजों से सीखें। हमारे पूर्वज यदि कोई नियम को फॉलो किए थे तो कहीं ना कहीं वो परिवार की, आपकी जनरेशन के हित के लिए था, ना कि उनके अहित के लिए था। तो आप समझें और अपने भाई बहनों पर, अपने माता पिता पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करें, क्योंकि ये आपके डीएनए हैं, आपके ट्रस्ट है जिसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हो और इसके अनुसार आप आगे चल सकते हो। तो दोस्तों, यदि इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आगे जानकारी लेकर मैं फिर से आऊँगी। नमस्कार।